गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? स्टडी कशी चालत आहे तुमची? बुक सगळे कंप्लीट आहे ना? सगळ्यांना बुक्स पण आपलं क्लासवर्क असो की ग्रामरची निबंध सगळ्याला कंप्लीट करायचा आहे. आणि आज आपण करूया निबंधचा टॉपिक आहे माझा आवडता नेता लाल बहादूर शास्त्री. आता तुम्ही स्वतःहून पण लिहू शकतात. तुमचा आवडता नेता कोणता आहे त्याचे नाव घालून त्याच्या विषयात तुम्हाला लिहायचं आहे निबंध. तर या टॉपिकमध्ये कसं लिहायचा ते आपण पाहूया. आणि तुम्हाला याचे नाव, माझा आवडता नेता मोदी असो किंवा कोणता पण नेता असो, त्याचे नाव तुम्ही लिहू शकतात आणि त्याचे एक्सप्लेनेशन द्यायला आहे. आणि मुद्दे दिलेला आहे तुम्हाला. आवडते नेते, त्याचे नाव काय, ते त्यांचा जन्म, त्यांचे शिक्षण, त्यांनी स्वतंत्र आंदोलनात काय सहयोग दिलेला आहे, भारताचा पंतप्रधान म्हणजे प्रधानमंत्री प्राईम मिनिस्टर तो आहे, कुशल नेतृत्व करतो काय, जय जवान जय किसान, साधी राहणी, प्रामाणिक वागणूक, महान नेता. अशा प्रकारे तुम्हाला लिहायचं आहे. या मुद्द्यांचा जोडून. आता काय बघा, भारतात अनेक महान नेते होऊन गेले, त्यांपैकी लाल बहादूर शास्त्री हे माझे आवडते नेते आहे. शास्त्रींची जन्म 2 ऑक्टोबर 1904 मध्ये म्हणजे 1904 रोजी झाला होता. हे काय आहे फर्स्टमध्ये, माझा आवडते नेता म्हणजे काय, मी लिहत आहे. माझा आवडता म्हणजे मी, तर काय लिहायचं आहे, मी, माझे. तर त्यांचा जन्म झालेला होता ते लिहिलेलं आहे. ते खूप गरीब होते. तो कसे होते? खूप गरीब होते. त्यांचा जन्म श्रीमंत फॅमिलीमध्ये नाही झालेला होता, तो गरीब फॅमिलीमध्ये झालेला होता. म्हणून ते लहानपणी मामांकडे राहिले. तिथेच त्यांनी प्राथमिक शिक्षण घेतले. नंतर वाराणसी येथे त्यांनी शास्त्री ही पदवी मिळवली. आता काय, त्यांनी प्राथमिक शिक्षण घेतले म्हणजे प्रायमरी लेवलचं शिक्षण त्यांनी घेऊन त्यानंतर काय केले, बनारसला गेले आणि शास्त्र ही पदवी मिळवली. त्या काळात महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्याचे आंदोलन शुरू केले होते. उस टाइम पे क्या था बच्चों, अंग्रेज़ हमारे देश पर कब्जा करके रखे हुए थे. तो उस अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, पता है ना, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं और हमारे ही देश के बहुत सारे लोग लड़े थे जिसके वजह से आज हमारा देश आज़ाद है. उसमें से एक कौन थे? महान महात्मा गांधी, जो शांत प्रिय अहिंसा के खिलाफ थे और अहिंसावादी थे. उन्हें हिंसा नहीं पसंद था, अहिंसक थे वो. महात्मा गांधी स्वातंत्र्याचे आंदोलन शुरू केले होते. शास्त्रियांनी या आंदोलनात शामिल झाले. त्यांनी अनेक वेळे तुरुंगवास भोगला. क्या हो गया ना, उस टाइम पे गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू था, उसमें इन्होंने भी भाग लिया और ये बहुत बार तुरुंगात म्हणजे काय, जेल में बहुत बार गए वो. पंडित नेहरू नंतर शास्त्रीजी भारताचे पंतप्रधान बनले. जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके बाद जो पंतप्रधान यानी प्रधानमंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर है ना, आज जो हमारे मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके प्लेस पे कौन थे उस टाइम पे? लाल बहादूर शास्त्री जी थे. तरीही त्यांची राहणी अगदी साधी होती. त्यांनी भारताला कुशल नेतृत्व दिले. फिर भी उनका रहन सहन, इतने ऊंचे पद पे होके भी उनका रहन सहन कैसा था? एकदम साधा सिंपल था उनका. त्यांनी भारतात कुशल नेतृत्व दिले. सैनिक व शेतकरी हे भारताचे आधारस्तंभ आहे. मतलब जो सैनिक होते हैं अपने देश के, जो लड़ते हैं अपने देश की सुरक्षा करते हैं, और शेतकरी यानी किसान, ये क्या है? बहुत आधार स्तंभ यानी देश का आधार होते हैं. अगर ये ना हो तो हमारा देश हिल जाए, क्योंकि अगर सैनिक नहीं होंगे तो कोई भी हमारा देश हथिया लेगा, हड़प लेगा. और अगर किसान नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या, तो हम जीवित कैसे रहेंगे? तो दोनों ही क्या है, हमारे देश के आधार है. असे शास्त्री जी ने वाटत होते. ऐसे शास्त्री जी को लगता था. त्यांनी जय जवान जय किसान ही घोषणा दिली. तो ये जो घोषणा हम बच्चों पढ़ते हैं, जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान, तो ये घोषणा जो दी थी वो लाल बहादुर शास्त्री जी की थी. शास्त्री जी आयुष्यभर प्रामाणिकपणे वागले. त्यांची मूर्ती लहान होती पण कीर्ती महान होती. मला सर्व नेत्यामध्ये शास्त्रीजीचं जास्त आवडतात.
अब वो उसे क्यों पसंद है वो इन्होंने बताया ना, कि उनके बारे में बताया उन्होंने क्या क्या किया था, इसके वजह से वो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको इसके नाम इसके जगह पे कोई दूसरे पंत प्रधान यानी प्राइम मिनिस्टर अच्छे लगते हैं, आप उनके बारे में डिटेल्स निकाल के आप उसके ऊपर ये निबंध लिख सकते हैं। आवड़ता यानी आपको किसी का भी नाम लिख सकते हैं, आपका पसंदीदा नेता, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो एक ऐसे तो ये हो गया बच्चों। अभी एक और मैं थोड़ा करा देती हूँ आप लोगों को, कम से कम 2 ऐसे कर लेते हैं हम। आता सेकंड टॉपिक आहे झाडे नसतील तर। मतलब क्या बच्चों, अगर झाड़ न होंगे तो क्या क्या होगा, ये इमेजिनेशन करना है और लिखना है। जैसे कि आज देखो, इसको इस निबंध को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो इस पे बहुत सारे टॉपिक आ सकते हैं, जैसे कि मला पंख असली तर, मतलब हम कल्पना इमेजिनेशन मतलब काल्पनिक लेखन यानी इमेजिनेशन पे अपने राइटिंग करना, कि अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, ऐसा होता तो मैं क्या करता। तो इस तरीके से अगर झाड़ नहीं होंगे तो पहले हमें क्या सोचना है, झाड़ से हमें क्या क्या बेनिफिट है, तो जो बेनिफिट है वो लिखो। उसके बाद में अगर नहीं होगा तो ये सब चीज़ें हमें नहीं मिलेगी, तो झाड़ का जो इम्पोर्टेंस है वो लिखेंगे हम इसमें, फिर उसके महत्व को बताएंगे, फिर बाद में ये नहीं होगा तो क्या क्या नुकसान हो सकता है वो बताएंगे। तो इसी तरीके से देखो, मला पंख असले तर, अगर मुझे पंख होता तो मैं क्या करती। आरसा नसले तर, अगर आरसा यानी कि मिरर जो आईना है वो नहीं होगा तो क्या करेंगे, ऐसे। तो देखते हैं इसके पॉइंट्स दिए हैं। झाडे नसली तर सगळीकडे फक्त ऊन सावली नाहीच, सगळीकडे फक्त दगडे धोडे, सुंदर असे काहीच नाही, वनस्पतीच नाही, म्हणून अन्नधान्य नाही, पाऊस नाही, जगणे अशक्य, हे सुंदर जगत नष्ट झाले असतील। अरे बघा, झाडे नसतील तर बापरे किती भयंकर कल्पना आहे ही। देखो कितनी भयंकर कल्पना है ये। क्यों कहा गया है, क्योंकि आप सबको पता है कि झाड़ से ही हमारा जीवन चल रहा है। झाड़ है जो सबसे पहले हमें सांस लेने की जो ज़रूरत है वो ऑक्सीजन हमें झाड़ से मिलता है। अगर झाड़ नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, हम तो मर जाएंगे सांस लिए बिना। फिर दूसरा, फल फूल खाने की जो सब चीज़ें वो झाड़ से ही तो हमें मिलती है। हम खा भी, अगर झाड़ नहीं रहा तो हमारा ऑक्सीजन भी बंद हो जाएगा, खाना पीना भी, तो हम जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे। झाडे नसली तर आपल्याला थंडगार सावली मिळाली नसती। मतलब अगर झाड़ नहीं होता तो हमें ठंडी हवा और सावली यानी कि छाया, जो पेड़ के नीचे हम बैठते हैं तो जो ठंडी ठंडी छाया और हवा जो हमें पेड़ देता है वो नहीं मिलेगा। फक्त उन्हाळाच फिरावे लागले असतील। सिर्फ उन्हाळा यानी कि सिर्फ ऊन में यानी धूप में सिर्फ घूमना पड़ता। सगळीकडे रखरखीत ऊन, फक्त झाडे नसली म्हणजे गवत रोपटे वेली झुडपे काहीच निर्माण झाले नसते। अगर झाड़ नहीं होता तो घास फूस जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पेड़ हैं, वो सब भी नहीं होते। म्हणजे सगळीकडे फक्त माती दगड़ व धोंडे, सबके इधर क्या होता, सिर्फ मट्टी पत्थर और धोंडे। उन्होंने उन्होंने ता तापलेल्या जमिनीवरून चालणेही कठीण झाले असते। यानी ये ज़मीन इतनी गर्म हो जाती, इतनी तपी हुई हो जाती कि हम उस पर चल भी नहीं पाते। झाड़े नसली तर सुंदर सुंदर निसर्ग दृश्य ही नसतील। अगर झाड़ नहीं होता तो सुंदर सुंदर जो दृश्य है, नज़ारे हैं, वो भी हमें नहीं दिखते। जगात सुंदर असे काहीच दिसले नसतील। जग में कितनी सुंदरता है वो भी हमें नहीं दिखती। झाड़े नाही म्हणजे वनस्पती नाही, अगर झाड़ नहीं होगा तो वनस्पति नहीं। मग आपल्याला अन्नधान्य मिळाले नसतील, हमें अन्नधान्य भी नहीं मिलता। झाडामुळेच पाऊस पड़तो। झाड़ के कारण क्या होता है, पेड़ पाऊस झाड़ पौधे गिरते हैं। झाड़े नसतील तर पाऊस ही नसता। झाड़ नहीं होंगे तो पाऊस भी, बारिश भी नहीं होगी। म्हणजे आपण जगलोच नसतो, मतलब हम सोई नहीं होते। या जगात नद्या नाले वृक्षवेली पशु पक्षी माणसे इतकेही काहीच राहिली नसतील। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें नदी वृक्ष पशु पक्षी मनुष्य कोई भी नहीं दिखता, अन्न धान्य नहीं मिलता, फल फूल नहीं मिलता, ये निसर्ग जो ये जो नेचुरलिटी है ये हमें नहीं मिलती। ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। जो सुंदर नज़ारे हम देखते हैं, हम बगीचों में जाते हैं, हम खेत खलिहान में जाते हैं, ये सब चीज़ें हमें देखने ही नहीं मिलती ना। झाडे नसली तर हे सुंदर जग निर्माण झाले नसते। अगर
झाड़ नहीं होती तो ये जो सुंदर सा जग यानी ये जो सुंदर सी हमारी प्यारी सी दुनिया है ये ही नहीं होती। बस हमें अच्छे से बना करके लिखना है और क्या, कि क्या क्या चीज़ें झाड़ की वजह से हमें अच्छी लगती है, फिर उसके हिसाब से हमें इमेजिनेशन करना। ऐसे कोई सा भी टॉपिक है बच्चों, एकदम इजी है ऐसे राइटिंग लिखना, बस उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को थोड़ी नॉलेज रखनी चाहिए और उसके हिसाब से आपको लिखना है। ओके, सो इसके भी पिक मैं भेज दूँगी आप लोगों को। आपकी जो निबंध की बुक है मराठी की, उसमें आपको न्यू न्यू पेज पे, दोनों अलग अलग पेज पे लिखना है। पिक्स होंगे तो पिक्स भी लगा दोगे, बना दोगे तो अच्छा लगेगा। ओके, सो बाय एंड टेक केयर।